उसको धोखे से वहाँ पे बुलाएं और पहले से फील्डिंग लगा के रखे थे। ये सब प्लानिंग मर्डर है। और जब वो नहीं, क्या बिना पर आप प्लानिंग मर्डर कर रहे हो? क्योंकि हमें जो सूत्रों द्वारा जानकारी मिली कि उसको 1 या 1.5 हफ्ते पहले ही मालूम पड़ गया था कि मैं इसका मर्डर करने वाला हूँ। हाँ। तो उसने खुला सा चेतावनी भी आप लोगों को दिया था। और हमारे पास फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं कि जो फरीदा का जो लड़का है, नौ लोग का नाम लिया गया लेकिन 4 लोग का इसमें नाम नहीं लिया गया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ तो इसमें ऐसा है कि इन लोग का नाम नहीं लिया गया। या तो पैसे का खेल है या तो फिर पुलिस इनसे डर रही है, क्योंकि बीट चौकी होने का मतलब ही क्या है? जब बीट चौकी के सामने ये सब मैटर हो रहा है तो फिर आगे और दूसरे जहाँ पर ऐसा एरिया है जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया है तो वहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। उन पर भी होनी चाहिए कार्रवाई कि वो कहाँ थे जब ये सब मैटर हो रहा था। और हमारा एरिया ऐसा है ना कि यहाँ पे हर वक्त ऐसा लगता है कि मेला लगा हुआ है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। जिस तरीके से एक खबर में मैंने आपको विस्तार से बताया था, घाट के ऊपर के संजय नगर में जो मर्डर हुआ था उसको लेकर के काफ़ी विवाद भी है जो चल रहा था, और बैकग्राउंड की जो हकीकत है उसको रूबरू कराने में खुद घाट के ऊपर में मौजूद हूँ। और जो मर्डर हुआ था उनकी बहन यहाँ पर मौजूद है बात करने के लिए, जिनका नाम नूरजहाँ है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू बात करूँगा, रहीम बाबा इस परिसर में काफ़ी उसका आतंक था। किस लिए आतंक था और नशे में इन्वॉल्वमेंट करने वाला कौन है उसका? उसका यहाँ पर कोई आतंक नहीं था, सिर्फ उसका नाम फैल गया है। और फरीदा से ही उसका जो कुछ झगड़ा या जो भी था सिर्फ फरीदा से था, वो भी इसलिए कि उसने हमारी पूरी फैमिली को स्पॉइल कर दी। फरीदा कौन है, क्या बैकग्राउंड? फरीदा जो 40 साल से ड्रग्स का धंधा करती है और वो ऐसे बच्चों को अपने पास बुलाती है जो कि फैमिली से या फाइनेंशियली जो बहुत कमज़ोर है, जिनके घर में इतना है कि वो अपने बच्चों की सिर्फ खाने पीने की ही ज़रूरत पूरा कर सकते। वो ऐसे बच्चों को लेती है जो बहुत ज़रूरतमंद है और उनको लेती है, फिर उनको ऐसा मतलब थोड़ा पैसा देकर या उनकी ज़रूरत ये पूरी करके, उनकी ख्वाहिशात को पूरी करके अपने पास वो करती है। फिर जैसे जैसे उन लोग को उसकी लत लगाती है ड्रग्स की, और जब ड्रग्स की लत लग जाती है तो उनसे ये कारोबार करवाती है। और कारोबार करवाने के बाद फिर वो बच्चे जब इस लत में आदी हो जाते तो फिर वो चोरी करते हैं और स्नैचिंग करते हैं और पूरे एरिया में फिर दंगा फसाद ये सब करते हैं। और जो मेरा भाई जो कयूम जिसका मर्डर हुआ है वो भी इसी का ही शिकार हुआ है। वो जब बहुत ज़्यादा गरीबी हम लोग के घर में थी तो वो इसी से परेशान हो गया था। और फिर उसने इसको जब ये पता चला कि मतलब इनके घर का ये एक बंदा ऐसा हो गया है, सबसे पहले तो मेरे जो डैडी मेरे फादर थे वो भी ड्रग्स एडिक्ट्स हो गए थे, क्योंकि ये उनको भी लत लगा चुकी थी और वो हम लोग को इतना ज़्यादा मतलब तकलीफ़ दे दिए थे कि वो घर की सारी चीज़ें बेचने लगे थे मतलब नशीली दवा के लिए जो ड्रग्स है। फिर बाद में इसी के ऐसा करते करते उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद में फिर जो मेरा भाई है इसी चीज़ में सब इन्वॉल्व हो गया था और इसने उसको बहुत ज़्यादा पैसे का ऑफ़र देने के बाद फिर इसने उसको कश्मीर भेजी। इसके साथ और भी लड़के थे जो वहाँ पर 2 लड़के भाग गए थे और बाकी वहाँ पर पकड़े गए। एक लड़का था जिसका तो शादी होकर 1 साल हुआ था, 6 महीना भी नहीं हुआ था उसकी शादी को, 1 साल हुआ उसकी शादी को, और उसका बच्चा 1.25 महीना या 2 महीने का ऐसा कुछ था। वो उसी जेल में ख़त्म हो गया कि अब मैं यहाँ से कभी निकल नहीं पाऊँगा। वो सदमे से हार्ट अटैक से मर गया। और उसके बाद मेरा भाई 9 साल के बाद हम लोग ने इतनी कोशिश की उसको छुड़ा कर लेकर आए, और फिर वो इस धंधे में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। उसने हम लोग को बोला कि मुझे कोई भी काम शुरू करके दे दो या कोई भी मैं दुकान चलाऊंगा, लेकिन ये फिर से उसको ऑफ़र देने लगी कि अब ऐसा नहीं होगा और मैं इससे ज़्यादा पैसा दूंगी। और फिर ये बात मेरे छोटा भाई जो है रहीम उसको मालूम पड़ी। फिर ये लड़ाई शुरू हुई क्योंकि ये ना उसको मेरे भाई को उकसाने लगी, और ये बात जब मेरे भाई को पता चली तो फिर लड़ाई हुई और फिर 307 का फिर मैटर बना।
और फिर इसने मेरे भाई को 307 के मैटर में अंदर करवा दी। और उसमें मैं तो ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैंने कभी ना तलवार को कभी हाथ तक नहीं लगाई, लेकिन उसने मेरा नाम डाली है कि मैंने तलवार से वार की हूँ उसके घर वालों पे। और मेरे हस्बैंड तो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनका आप रिकॉर्ड निकाल सकते हैं कि दूर दूर तक का कहीं उनके नाम की एक एनसी तक नहीं है। और आप इन लोग का रिकॉर्ड निकाल लो, इनके पूरे परिवार पे एनडीपीएस का, हर क्राइम का, हर रिकॉर्ड इनके पास मिलेगा पुलिस वालों के बाद। और फिर उसके बाद में जब ये मैटर हुआ, फिर मेरे भाई ने नहीं माना तो इसने धमकी दी के मर्डर करवा देंगे। फिर हम लोग ये एरिया 1 साल तक का हम लोग ने इस एरिया को छोड़ दिए, दूसरी जगह रहने लगे। लेकिन अब ऐसा हो गया था कि कब तक हम लोग बाहर रहते। मैं तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, लेकिन ये हम लोग का ये घर है, कब तक हम लोग खाली रखेंगे। फिर उसके 2-4 दिन हम लोग को आकर हुआ था, मेरे भाई ने फिर 2-4 दिन पहले आया, क्योंकि उसकी करीम की शादी हम लोग करवा दिए थे। फिर शादी होके आया, इन लोग ने क्या किया, मेरे भाई को धोखे से, ये मच्छी चाल यहाँ पर है, वो लाइट का काम करता है, उसको धोखे से वहाँ पे बुलाए और पहले से फील्डिंग लगा के रखे थे। ये सब प्लानिंग मर्डर है। और जब वो नहीं, क्या बिना पर आप प्लानिंग मर्डर कर रहे हो? क्योंकि हमें जो सूत्रों द्वारा जानकारी मिली कि उसको 1 या 1.5 हफ्ते पहले ही मालूम पड़ गया था कि मैं इसका मर्डर करने वाला हूँ। हाँ। तो उसने खुला सा चेतावनी भी आप लोगों को दिया था। और हमारे पास फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं कि जो फरीदा का जो लड़का है बबला, और ये रमज़ान तौफीक, हाँ, रमज़ान नसीम शेख, उसने ना इंस्टाग्राम पे डाला था कि 302 अभी बाकी है बाबा। मतलब इन लोग पहले से ही चाहते थे कि 302 किसी ना किसी का इस घर में, उन लोग चाहते थे कि कय्यूम का मर्डर करें। और बाद में फिर मेरे भाई को वहाँ पे पकड़े और वहाँ पे इतनी बुरी तरह से तलवार से मारने लगे। उसमें शबनम जो थी वो पूरा ये रैकेट चलाती है। उसकी माँ के बाद उसकी माँ तो चलाती है, लेकिन पूरा टेक ओवर ये करती है शबनम। ये वहाँ पे खड़े रह के बोल रही थी कि मारो इसको, जान से ख़त्म कर दो, और जो भी होगा मैं देख लूँगी। और उन लोग ने इतना बुरा इसको मारे कि जो ब्लॉक होता है ना सीमेंट का, उससे मेरे भाई के सर पे मारे, और मेरे भाई के सर पे पूरी चोट लगी है। वो भी आप देख सकते हैं, फ़ोटो भी है उसका। और उसके बाद में ना मेरे भाई के हाथ में मोबाइल था, तो सबसे पहला नंबर जो ओपन हुआ वो सोनू नाम का इधर एक लड़का था, उसने उसको फ़ोन किया। तो उसने बताया कि मेरे भाई को जल्दी भेजो, मुझे यहाँ पे मार रहे हैं। तो मेरा भाई जो कय्यूम जिसका मर्डर हुआ, वो यहाँ से गया और उसने बोला कि तुम लोग की दुश्मनी मेरे से है ना, तो मुझे मारो, तुम लोग इसको क्यों मार रहे। ये उन लोग के ऊपर कूद गया और इन लोग ने तलवार अंधाधुंध चलाना शुरू कर दिए, हेलीकॉप्टर। हाँ पूरा। और इन लोग को खुद को भी लगा है वो तलवार से, इन लोग भी ज़ख्मी हुए। और इन लोग ने मेरे भाई को इतनी बुरी तरह से मारे। और जो बबला नाम का जो रमज़ान ये नसीम शेख है, इसने तो तलवार चाकू से डायरेक्ट सीने पे मेरे भाई के मारा, और मेरा भाई बस थोड़ी देर में उसने दम तोड़ दिया। हाँ। अच्छा, ये जो घटना हुई है इसमें 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। हाँ। जिसमें आपका ये कहना है कि कुछ जावेद, शबनम, फरीदा और नूरजहां, ये 4 आरोपी और हैं जो पर्दे पे दिखे नहीं, लेकिन मास्टरमाइंड वही है। तो उनको लेकर के आपने किन किन लोगों तक अपील पहुंचाई कि इन लोगों का भी नाम है इस कांड में? मैंने सब लोगों को बोली, क्योंकि ना जगह पे जो स्पॉट्स पे जो लोग थे, जो मेन किरदार इन लोग का था, जो पीछे से दूसरों आई को, विटनेस। हाँ आई विटनेस, जो एक आई विटनेस है, मैं उसका नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि उसकी भी जान को खतरा हो सकता है। उसने ये लाइव देखा है कि ये लोग वहाँ पे मौजूद थे। शबनम जावेद शेख और जावेद उर्फ जिदा, ये, और उसके बाद बबला जिसका नाम है रमज़ान नसीम शेख, ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। और शहबाज अत्तो, 9 लोग का नाम लिया गया, लेकिन 4 लोग का इसमें नाम नहीं लिया गया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कुछ तो इसमें ऐसा है कि इन लोग का नाम नहीं लिया गया। या तो पैसे का खेल है, या तो फिर पुलिस इनसे डर रही है, मैं इतना जानती हूँ। आज मैं डीसीपी के ऑफिस भी गई थी, लेकिन मुझे उनकी ये बात अच्छी, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन ये बात उन्होंने सही बोले कि जो ये सब करते, ड्रग्स का धंधा करते, मैं उनको घर में घुस के मारूंगा।
और नहीं तो मेरा नाम डीसीपी राम कदम नहीं। मैं खुद चाहती हूँ कि जो ये धंधा करते हैं आप उनको पकड़ो, और लेकिन ये भी आप देखो कि पुलिस वाले जो आपके जो नीचे हैं, जो भी आपके नीचे काम कर रहे हैं, कम से कम उनसे भी आप पूछताछ करो कि सही मामला क्या है। ये नहीं कि जो सीनियर जो आपके नीचे वालों ने जो कह दिया है उसकी बात पे यकीन करके आप बिला वजह किसको भी मारे। अब मैं ट्यूशन टीचर हूँ, अब मेरा भाई ऐसा है, मेरे भाई के ऊपर एनडीपीएस का एक भी केस नहीं है, लेकिन आप उसको बोलेंगे कि वो एनडीपीएस का धंधा करता है, तो ये तो गलत है। या पुलिस वालों का सुनकर बोलेंगे कि हाँ वो एनडीपीएस का धंधा करता है। पहले उसका आप रिकॉर्ड निकालो, सिर्फ उसका मारपीट के अलावा और कुछ नहीं है, उसका एनडीपीएस का उसके ऊपर एक भी केस नहीं है। और ये केस डालने वाली भी जो भी मारपीट का केस है वो इसी ने डलवाई है, क्योंकि इसकी इतनी पहुंच है, इसका इतना अच्छा कांटेक्ट है ना पॉलिटिकल फिगर से कि ये कुछ पैसा फेंक के कुछ भी करवा सकती है। और यहाँ के लोग इसीलिए बोलने से डरते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि आज अगर हम इसके खिलाफ बोलेंगे कि हमारे बच्चों की जान को ख़तरा है। लेकिन पब्लिक ये भी देख रही है कि इसका जो भी ये कर रही है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, और लोग भी बोलने के लिए तैयार है कि आज इनकी औलाद के साथ हुआ है तो कल हमारी भी औलाद के साथ होगा। जब वारदात हुई 9 फरवरी को, वहाँ पर 10 मीटर की दूरी पर एक बीट चौकी थी। तो आप क्या न्याय अपेक्षा रखते हैं आला अधिकारियों से हमारे ज़रिए कि किस तरीके से वो ठोस ध्यान दें और उन आरोपियों को सलाखों के पीछे डालें? मैं इतना जानती हूँ कि बीट चौकी होने का मतलब ही क्या है। जब बीट चौकी के सामने ये सब मैटर हो रहा है तो फिर आगे और दूसरे जहाँ पर ऐसा एरिया है जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया है तो वहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। जब सामने सामने ये सब आंखों देखा है, बीट चौकी के इंचार्ज को मैं बोलूँगी कि ये उनका फॉल्ट है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई कि वो कहाँ थे जब ये सब मैटर हो रहा था। और हमारा एरिया ऐसा है ना कि यहाँ पे हर वक्त ऐसा लगता है कि मेला लगा हुआ है, इतनी पब्लिक होती है, इतनी पब्लिक के सामने एक आदमी को जान से ख़त्म कर दिया गया और बीट चौकी के इंचार्ज को पता तक नहीं, और ना ही किसी पब्लिक को। ये कैसे, मुझे तो ये लगता है कि ये सारे लोग इसमें मिले हुए हैं सब, और क्योंकि मेरी इसमें नाम नहीं लिया जा रहा है इससे साफ जाहिर होता है कि सब इन्वॉल्व है इसमें। जिस तरीके से ये पूरा परिसर है, इस परिसर को जब इलेक्शन नज़दीक आता है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 2022 का चुनाव भी नज़दीक है, और ऐसे में हर नेता अपने गलियों में आकर के खाला और अम्मा कह करके वोट मांगते हैं। तो लगता है आपको कि इतना बड़ा जो ड्रग्स का कारोबार चल रहा है तो इन लोगों को नहीं मालूम रहेगा? मैं तो इतना जानती हूँ कि यहाँ के हर एमएलए, हर कारपोरेटर, हर किसी को जो नगर सेवक है, जो भी यहाँ के जो भी है, वो सबको पता है कि यहाँ पे इतना बड़ा कारोबार चलता है। लेकिन सिर्फ उन लोग को वोट लेने से मतलब है। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे एजुकेशन की कमी है, वो उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इलेक्शन आता है तो उन लोग वोट लेने के लिए आ जाते हैं और उनसे और बाकी कोई चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते। सिर्फ ये उन लोग यही काम कर सकते हैं कि गटर साफ करवा सकते हैं, रोड बनवा सकते हैं, और या तो थोड़ा मस्जिद मंदिर में थोड़ा पैसा दे देंगे बस, और कुछ नहीं। जो इतना बड़ा यहाँ पे ड्रग्स का रैकेट चल रहा है वो नहीं बंद करवाने वाले। अगर उनको लगता है कि यहाँ पे ये सब होना, ये उनको ये एहसास ही नहीं है कि यहाँ ये जो संजय नगर है वो किस दलदल में धंसा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेने लगे। और मेरा भाई भी, मैं ये नहीं बोलती कि मेरा भाई इसका शिकार नहीं है या मेरा भाई इससे बहुत साफ सुथरा है, वो भी इसी का शिकार हुआ है, और जिसको मारा गया है ना वो भी इसी का शिकार हुआ है, इसी वजह से। और मैं तो हर एमएलए, हर एमपी, हर जो भी कारपोरेटर है, सबसे बस उनसे इल्तिजा है कि आप इसको रोकिए। सिर्फ वोट मांगने या गटर साफ करवाने से ही नहीं अपना ये परिसर या ये साफ नहीं होने वाला है। आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा, हाँ, जो इतनी बड़ी आपने मुहिम छेड़ दी है ड्रग्स को लेकर के, हालांकि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन जब इस मुहिम को छेड़ते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं शिकार बन जाते हैं, तो किस तरीके की आप अपील करना चाहेंगे हमारे ज़रिए, और क्या एक बड़े आला अधिकारी तक अपनी बात रखना चाहेंगे? मैं ये बात रखना चाहती हूँ कि मैंने जो ये जंग छेड़ी है, मुझे मालूम है कि मेरी भी जान को कल कुछ खतरा हो सकता है, क्योंकि मैंने सबके खिलाफ बोली हूँ। और अगर मेरे साथ कुछ, अगर या मेरी फैमिली के साथ कुछ भी होता है या कोई भी एक्सीडेंट या जो भी होता है, इसके जिम्मेदार सब ये फरीदा फैमिली और ये ड्रग्स का हाँ जो रैकेट है, ये सब इसके जिम्मेदार हैं। घाट के ऊपर में हुए मर्डर को लेकर के
जो पूरा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। हम बता दें, घाट के ऊपर का जो गायबंदशाह रोड है, इस रोड से आने वाले जितने भी परिसर है, चाहे वो स्टार्टिंग होता है संजय नगर, नारायण नगर या हिमालय सोसाइटी, ये जो पूरा परिसर है, यहाँ पर ड्रग्स का रैकेट बड़े पैमाने पर होता है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर हम नगर सेवक, एमएलए, एमपी तक कहना चाहेंगे कि इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स रैकेट का जो है पर्दा बहुत ही बड़े पैमाने पर चल रहा है। देखना है कि जो हत्या हुई है कय्यूम की, इसको लेकर के आला अधिकारियों तक किस तरीके से न्याय की अपेक्षा रखकर नूरजहां अपने भाई को इंसाफ दिलाने निकली है, और आने वाले दिनों में इस परिसर को लेकर के जो ड्रग्स रैकेट का पर्दा चला रही है फरीदा, उसको लेकर भी हम आगे चल करके खुलासा करेंगे। ये हमने आपको पूरी जानकारी पहुंचाई है। अब हम आपको जल्द ही बताएंगे कि नशे में ये जो परिसर है, इसकी डूबने की वजह क्या है और किसके आशीर्वाद से जो इतना बड़ा ड्रग्स का रैकेट है वो इस घाट के ऊपर के एरिया में चल रहा है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि इस परिसर में लड़कियां ना अनसेफ है, होने वाला जो झगड़ा है उसमें चॉपर से हमला किया जाना, ये जो हरकतें हैं जो लोगों को बढ़ावा दे रही है पुलिस, इसको भी लेकर के हम जल्द ही खुलासा करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।